हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो? सबने प्रीवियस क्लासेस अच्छे से पढ़ी थी? प्रीवियस चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए थे? यस, दैट्स ग्रेट। आई एम होपिंग कि आप लोगों को जितनी भी वीडियोस, जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स हमने पढ़े वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर आपकी बुक का, जो कि है चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल फेनोमेना मींस इस चैप्टर में क्या देखेंगे? सबसे पहले तो नेचुरल फेनोमेना क्या होता है। नेचुरल फेनोमेना किसको कहेंगे? ऐसे फेनोमेना जो नेचुरली ऑकर हो, ठीक है, ऐसे फेनोमेना जो नेचुरली ऑकर हो, जैसे लाइटनिंग होना, अर्थक्वेक होना, सुनामी आ जाना। ये नेचुरल है, मैनमेड तो नहीं है कि कोई इंसान चाहे कि आज मैं अर्थक्वेक लाना चाहता हूं तो मैं ला सकता हूं या ला सकती हूं? नहीं। आज मैं बहुत बड़ा सा स्टॉर्म लाना चाहता हूं या फ्लड लाना चाहता हूं, इससे तो इन फ्यूचर ना ही हो कभी ऐसी चीजें, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये नेचुरल है, ये नेचुरल होती है। फ्लड आ जाना कहीं, सुनामी आ जाना, लाइटनिंग हो जाना कहीं। सो ऑल दीज आर द नेचुरल फिनोमेना। क्या होते हैं बेटा ये सब? नेचुरल फिनोमेना। सो फर्स्ट वी विल सी नेचुरल फिनोमेना क्या होते हैं। नेचुरल फिनोमेना हम लाइटनिंग से शुरू करेंगे। लाइटनिंग, थंडर होता है ना, तो किस तरीके से लाइटनिंग थंडर होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूवमेंट्स उनका शो करते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है, ठीक है। देन वी विल सी किस तरीके से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक आता है तो उसको मेजर किस में करते हैं हम? अर्थक्वेक के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, रिक्टर स्केल से कैसे नापते हैं अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक की रेंजेस क्या होती है, ये सब चीजें। फिर उसके बाद हम देखेंगे सुनामी कैसे फॉर्म होती है। अर्थक्वेक आता है तो सुनामी भी आती है, सुनामी आती है तो कितना सारा डिस्ट्रक्शन होता है। तो एक चीज तो कॉमन है बेटा, हमने देखी कि नेचुरल जब भी कोई ऐसे डिजास्टर्स आते हैं तो बहुत सारा डैमेज होता है, बहुत सारी चीजें डैमेज हो जाती है ना। सो हम वही चीज देखेंगे कि क्या होता है ये सब चीजों से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 और देखते हैं क्या क्या होते हैं नेचुरल फिनोमेना और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। Okay, so let's start chapter number 12 and the name of the chapter is Some Natural Phenomena. Okay, so let's start this chapter. Okay, so we will see some natural phenomena starting with the first one. We have seen that clouds bring rain, snow, thunderstorm, etc. Clouds बारिश, आंधी, तूफान, बर्फ सब कुछ लेके आते हैं. So, but do you know that also bring the essential force of the universe, that is electricity? मतलब, have you stood outside during a storm and see a sudden flash of light, lightning in the sky? कभी कभी देखो बारिशों के टाइम पे जब बहुत बारिश होती है तो लाइटनिंग दिखती है आपको, रात में तो ज्यादा आप ऑब्जर्व कर पाते होगे, लाइटनिंग हो रही है ना, स्काई में आपको ऐसा लगेगा लाइट आ रही है, दैट इज लाइटनिंग. सो दिस स्ट्रिक ऑफ लाइट इज नोन एज लाइटनिंग. इसी को लाइटनिंग कहते हैं बेटा. जो लाइट आके गिरती है ना आप पे, वो जो एक स्ट्रिप से दिखती है लाइट की, दैट इज लाइटनिंग. सो लाइटनिंग इज वेरी पावरफुल. लाइटनिंग बहुत पावरफुल होती है. इट कैन बर्न हाउसेस एंड कैन सेट फॉरेस्ट ऑन फायर. देख रहे हो, ये इतनी डैमेज होती है, ये इंसानों को तो वी कैन से हार्म कर ही सकती है, इनफैक्ट फॉरेस्ट में फायर भी लगा सकती है. So in this chapter we will study about some natural phenomena in detail. इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ नेचुरल फेनोमेना के बारे में डेप्थ में देखेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे कॉज होता है, ये सब चीजें. सबसे पहले बेटा, लाइटनिंग एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. लाइटनिंग और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? So electricity is supplied to our homes from power houses through wires. आज के टाइम पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे घरों में आती है, वायर्स के फॉर्म में, तारे लगी हुई है ना. सो इनसाइड आवर होम इट फ्लो थ्रू अ वायर टू ऑल रूम्स. आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी वायर्स से आपके पूरे रूम्स वगैरह में सब जगह घूमती जाती है, ट्रैवल करती है. सो इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लो थ्रू वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. वी कैसे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो वायर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी.
तभी तो हमें करंट लगता है वायर्स को टच कर ले तो. So the charge in the current electricity is known as motion. So जो charge electricity में है वो है motion. So they flow through electricity wires and gadgets. So ये charge flow करते हैं wires and gadgets में. कहाँ पे बेटा? wires and gadgets में. So there is another kind of electricity term as static electricity that does not flow. ऐसी एक तो मोशन वाली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली जो मूव करती है, एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो स्टैटिक है, वो मूव नहीं करती. स्टैटिक मतलब ये है जो चीज रुकी हुई है. So if you keep your hand close to a TV screen, you feel that hairs of your arm are attached towards the screen. कभी देखा है आप जैसे स्क्रीन पे, जैसे टीवी की स्क्रीन पे ऐसे हाथ ऐसे रख के देखो ना, आपको लगे आपके हेयर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं उस टीवी की स्क्रीन पे. This is due to static electricity present in the screen. ये किसकी वजह से होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि जो static electricity present है किस पे? टीवी की स्क्रीन पे. Around 600 BC, Thales, a Greek philosopher and a mathematician, discovered that when amber was rubbed with its clock sleeves, it could attract feathers and small splitters of wool. मतलब आप स्टैटिक चार्ज का एक और एग्जांपल ले सकते हो. जैसे स्केल को अपने बालों में रब किया तो छोटे छोटे पेपर से आप उसको अट्रैक्ट करोगे तो पेपर अट्रैक्ट होंगे. दे आर स्टैटिक चार्ज. So in 1600 AD, Sir William Gilbert of England found some more about this mysterious attraction which is called electricity. और भी फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटीज के बारे में इन्वेंशंस हुई. सो इलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रा, जिसका मतलब है अंबर. ओके चलिए, सो वी विल सी. आप देखते हैं चार्जिंग ऑफ रबिंग, किस तरीके से रब होने से चार्ज प्रेजेंट होता है उसमें. किसी दो चीज का रब होने से चार्ज प्रेजेंट होता है. तो लेट्स सी किस तरीके से. सो व्हाई डू वी हियर अ टिकलिंग साउंड एंड सी स्पार्क्स व्हाइल टेकिंग अ वुडन पुलोवर ऑफ. देखते हो जब आपने कोई वुलन का स्वेटर अगर आप उतारते हो तो आपको एक चार्ज फील होता है, लगता है चिंगारी आ गई आपकी, है ना. कभी देखा है इस तरीके से स्पार्क सा लगता है आपको, है ना. सो व्हाई डू वी समटाइम गेट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन वी टच द मेटल नॉब ऑफ अ डोर ऑफ अ टैप. कभी कभी देखते हो क्या किसी किसी को होता है कि वो मेटल की कोई चीज टच ही करते हैं ना, कोई ऐसे करंट सा लगता है, एक छोटा सा हल्का सा झटका लगता है. जैसे आप जब वुलन के स्वेटर्स वगैरह जब उतारते हो तब भी आपको लगता है. सो इन विंटर्स योर हेयर स्टैंड अप व्हेन यू टेक अ वुलन कैप. ओके, जैसे क्या होता है जब आपके, वी कैन से लेट अस फाइंड द आंसर ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. देखिए ये वाला ऑब्जर्वेशन मैं बता रही हूँ जो इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी कॉम में फॉलो होता है ना. दिस इज द चार्ज. रबिंग होने से आपने पहले जो आपकी कॉम थी उसको रब किया अपने हेयर्स के साथ, उसमें चार्ज आ गया. अब वो चार्ज अट्रैक्ट करेगा चीजों को. ठीक है. सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट सच एज बैलून filled with air, plastic scale, plastic pen और plastic comb और rubbing against dry hairs acquire an electric charge. जो आपके dry hairs में आप rub करोगे ना तो वो attract करेगा फिर चीजों को. An object or a body which acquire electric charge are called charge object. इसको क्या कहते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट. जिसको आपने रब किया वो चार्ज हो गया. अब आप उसको किसी की चीज के साथ भी करोगे वो उस चीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. सो रब अ स्ट्रिप ऑफ आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ऑन योर ड्राई हेयर्स. अगर आप आयरन एल्यूमिनियम को भी ड्राई हेयर्स पे रब करेंगे, डू दे अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर लाइक प्लास्टिक कॉम. क्या वो भी अट्रैक्ट कर पाएगा पेपर्स को जैसे आपकी कॉम ने किया था? नो, दे डू नॉट. मीन्स जो आयरन और एल्यूमिनियम की जो मेटल को अगर आप रब करोगे, जैसे आप सिक्का है उसको आपने स्केल से रब किया, मतलब आपने हेयर से रब किया, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा पेपर्स को. पर आपने प्लास्टिक की कॉम को किया वो अट्रैक्ट करेगा. एन ऑब्जेक्ट और बॉडी हैविंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज और विच डज नॉट एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज अनचार्ज बॉडी. वो अनचार्ज बॉडी, उसमें चार्ज नहीं ट्रैवल कर पाएगा. प्लास्टिक में कर पा रहा है बट आपकी जो मेटल की चीजों में वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा. सो दे आर नोन एज अनचार्ज बॉडी. कौन सी बॉडी होगी? वो अनचार्ज. दैट मच इज क्लियर. ओके, सो आप देखते बेटा टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड देयर इंटरैक्शन.
हम दो टाइप के चार्ज पढ़ते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो देखते हैं ये कौन से चार्ज होते हैं। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैसे चार्ज होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एज सजेस्टेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, a glass rod rubbed with a silk acquire a positive charge। देखो अभी जैसे हमने ग्लास को रब किया सिल्क के साथ, तो वो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड ए बोर्डनेट रॉड रब्ड विद वूल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो मतलब यहाँ पे ना चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से मूवमेंट्स हो पाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो पाएगा। सो ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम काइंड ऑफ चार्ज either positive or negative are said to possess like charge. Object having opposite charge they are known as unlike charge। देखिए like and unlike charge क्या होता है? like charge means जब same charge होंगे, positive positive या negative negative, वो repel करते हैं, so they are called like charge। unlike charge means जो different charges है, जैसे एक positive एक negative, so वो attract करते हैं, ठीक है। so like and unlike charge आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल एज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यही चीज मैंने आपको बताई, लाइक एंड अनलाइक चार्ज के बीच में रिपल्शन एंड अट्रैक्शन होता है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुई, दो टाइप के चार्ज है, दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन होगा, डिपेंडिंग करता है कि क्या नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, किस तरीके से चार्ज ट्रांसफर किए जाते हैं, हाउ द चार्ज इज ट्रांसफर। ओके, सो let's have a look on this thing। Winters we wear woolen and due to our body movement the woolen rub constantly thus developing charge on our body। अब देखिए वुलेंस हमारी बॉडी पे रब होते रहते, इसकी वजह से एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है इसमें। And when we touch any metal object, the charge of your body get transferred to the metal and we get a slightly electric shock due to this। क्यों? हमारी बॉडी में भी चार्जेस है, हमारे बॉडी का चार्ज उस मेटल पे गया, that's why we can feel some shock। छोटा सा शॉक, ऐसा वाला शॉक नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। So the electric charge can be transferred from one object to another through a metal conductor। Electric charge कब ट्रांसफर हो पाएगा? जब उसमें कंडक्टर होगा, मींस ऐसी चीज हो जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर पाए, अगर वो चीज कंडक्टर है तभी फ्लो हो पाएगा, ठीक है। सो एंड इलेक्ट्रोस्कोप्स इज अ डिवाइस, वी कैन से इलेक्ट्रोस्कोप, कौन सी डिवाइस के बारे में? इलेक्ट्रोस्कोप। So we can see an electroscope is a device used to detect the presence of electric charge and to detect the type of charge on object and quality of a charge present on a charge object। देखिए किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की जो कितना चार्ज उसमें प्रेजेंट है, हम किस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप्स की हेल्प से, ठीक है। सो इस तरीके से चार्ज ट्रांसफर किए जाते हैं। सो इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मेटल कैप, मेटल नॉब एट द टॉप, a metal rod and two very thin strip of metal made up of aluminum or gold attract to move lower end of the rod। The conducting rod and the leaves strips of metals are kept in the glass case to protect from them air current and moisture air। The rubber stops in a few। देखिए इस तरीके का होता है ये जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्कोप, दिस इज द थिंग, जिस तरीके से इनके बीच में चार्जेस पास ऑन होते हैं, ठीक है, दिस इज द थिंग। सो नाउ वी विल सी लाइटनिंग एंड थंडर, किस तरीके से लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग की वजह से थंडर होता है, ठीक है। लाइटनिंग सबने देखी होगी, सो लाइटनिंग एंड थंडर क्या होता है, लेट्स सी। सो क्लाउड कंटेन द टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस और एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच मूव अगेंस्ट ईच अदर। क्लाउड्स में क्या है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है या आइस है जो एक दूसरे के मूव होती रहती है against each other। This can cause huge amount of charge to build on the clouds। जैसे clouds में ना बहुत सारा चार्ज हो जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। So ordinarily nothing happens due to this charge build up because air does not conduct the charge from the clouds। ये clouds में क्या चार्ज फॉर्म होने लग गए हैं,
ठीक है. So but when the accumulation of charge is greater enough and the wind brings the cloud close to each other, the charge can jump from one cloud to another cloud. This sudden electric charge heat up the air about 30,000 degree Celsius, produce a bright glow light known as lightning. देखिए lightning कैसे प्रोड्यूस हुई. एक क्लाउड में तो बहुत सारा चार्ज एक्युमुलेट हो गया और उस क्लाउड में बहुत ज्यादा हो गया अब चार्ज. अब विंड की वजह से वो क्लाउड दूसरे क्लाउड से टकरा गया. अब जैसे ही वो टकराया उनके बीच में बर्स्टिंग हुई और बर्स्टिंग की वजह से ऑलमोस्ट 30,000 डिग्री सेल्सियस की लाइट प्रोड्यूस होती है, एकदम से चिंगारी टाइप की. तो उसी चिंगारी को हम लाइटनिंग कहते हैं. तो ये क्लाउड के टकराने से ही होता है, तभी आवाज भी आपको सुनाई देती होगी जब लाइटनिंग आती है. सो वी कैन से कि जब विंड की वजह से क्लाउड्स में चार्ज जब वो एक पास आ जाते हैं और जो वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, सडन एकदम इलेक्ट्रिक चार्ज पास ऑन हो जाता है उसमें. ठीक है, इसी को लाइटनिंग कहते हैं. आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, है ना. So during this process, a huge amount of energy is released in the form of light and heat. अब ये heat and light की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है. लाइट तो हमें दिख पा रही है, हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस हुई, तभी तो हम कहते हैं लाइटनिंग की वजह से पेड़ों में आग लग गई, जंगलों में आग लग गई. लाइटनिंग होती है तो बाहर मत जाओ, ठीक है, क्योंकि वो आप पे गिर सकती है इसकी वजह से, क्योंकि लाइटनिंग में लाइट एंड हीट दोनों होती है. दिस थिंग इज क्लियर. लाइटनिंग पार्ट क्लियर हुआ कि लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस हुई, कैसे चार्ज का ट्रांसफर हुआ एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड्स में. ओके, नाउ ड्यू टू हीट प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग द एयर गेट हीट अप एंड एक्सपेंड सडनली. अब क्या है, हीट भी प्रोड्यूस हुई, हीट की वजह से एयर वहां पे एक्सपेंड हो गई. So due to the heat produced at the time of lightning, the air get heat up and expand. अब air वहां heat up हो गए और expand हो गए. अब this rapid expansion of air sent a disturbance in the form of vibration through the air, producing loud sound. फिर आपको एकदम loud sound सुनाई देती है जिसको हम कहते हैं थंडर. थंडरिंग हो रही है बाहर. लाइटनिंग अलग चीज है जिसमें लाइट सुनाई दी, क्योंकि लाइट हीट भी प्रोड्यूस किया, हीट प्रोड्यूस किया तो वो एयर्स में डिस्टरबेंस वाइब्रेशन क्रिएट हो गया और वो वाइब्रेशन की वजह से हमें थंडर सुनाई देता है. दोनों अलग चीजें हैं. लाइटनिंग में लाइटनिंग होती है, थंडर में आपको आवाज सुनाई देती है. So the rapid expansion of air sent a disturbance in the form of vibration through the air, produce a loud sound. This loud sound produced during the lightning is known as thunder. इसी को हम thunder कहते हैं, जो हमें तेजी से आवाज सुनाई देती है. ठीक है? So we can call an electric discharge of lightning can occur not only between two clouds but also between charged clouds and the earth. देखिए, clouds के बीच में ही नहीं ये ट्रांसफर होती है, ये charged clouds and earth के बीच में भी होता है. So a cloud have negative charge concentrated at the base and positive charge concentrated at the upper region. देख रहे हो, clouds में दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो उसके नेगेटिव है वो बेस में होते हैं और साइड साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है. So when a charged cloud passes over a tall building or a tall tree, it inders an opposite charge from them. देखिए, क्योंकि हमारा ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे. सो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड पुल एट द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द tall building upward at the tremendous speed. As soon as the negative charge and the positive charge connect, a continuous path is formed from a cloud of a tall building or a tree on a ground. The large amount of negative charge accumulate of the cloud rushes down to the path, give rise to the electric discharge in the form of lightning. ठीक है, जो हमने देखा, क्योंकि क्लाउड्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. अब वो किसी बिल्डिंग के पास में गई तो वो क्या है, नेगेटिव चार्ज अब पॉजिटिव चार्ज के पास जाने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन, तो लाइटनिंग इज देयर. ठीक है, अब आपको सेफ्टी क्या क्या करनी है लाइटनिंग के टाइम पे, कौन कौन सी सेफ्टी का प्रिकॉशन करने चाहिए या ध्यान रखना चाहिए. लेट्स सी. So when lightning is likely to occur, people are advised to stay indoor or inside a vehicle, away from the open doors and windows, and to avoid contact with electrical appliances or plumbing. Them might be exposed to the outside environment. आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप बाहर ना जाएं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना यूज करें लाइटनिंग एंड थंडर के टाइम पे. Give are the below some do's or don'ts to, means कुछ
चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए इस टाइम पे, क्या क्या चीजें, लेट्स सी। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज आपको करनी चाहिए वो कौन कौन सी है? सबसे पहले, on hearing the sound of thunder, rush to the safer place and stay there till the thunderstorm has subsided. आपको सबसे पहले ऐसी जगह पे जाना है जहां पे सेफर प्लेस हो, ओपन में नहीं रहना थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, लाइटनिंग के टाइम पे। सेकेंड, if traveling a car or a bus, remain inside the vehicle and shut all its door and windows. घर के अंदर हो, व्हीकल के अंदर हो, सारे के सारे डोर्स एंड विंडोज को क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट, if a forest takes shelter under shorter trees, छोटे ट्री के अंदर थोड़ी शेल्टर ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, वैसे तो कोशिश करिए कि घर पे चले जाइए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अवॉइड कॉन्टेक्ट विद पोल्स, मेटल पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन कोड्स एक्सेट्रा। आपको ये सब चीजों से दूर रहना है, कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों से दूर रहना है, पोल से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, मैंने बताया ना आपको, तो उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। So, however, it is safe to use mobile phones provide you are trying to contact with the other person on the phone number. फोन यूज कर सकते हो बट उसका भी आजकल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अनप्लग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद रनिंग वाटर, पानी का कॉन्टेक्ट, क्योंकि पानी में चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और कौन सी चीजें नहीं करनी है वो भी देख लीजिए। सबसे पहला, डू नॉट गो आउट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, बाहर नहीं जाना है। इफ आउटसाइड, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ टॉल ट्री, टॉल ट्री के अंदर शेल्टर नहीं लेंगे, शॉर्टर ट्री के अंदर, ठीक है। डू नॉट बी द टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए ओपन ग्राउंड, किसी टॉल ऑब्जेक्ट के अंडर नहीं खड़े होना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ये इंपॉर्टेंट चीज है, अम्ब्रेला को कैरी नहीं करना है आपने, ठीक है। डू नॉट सिट इन अ ओपन व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, ओपन कार एंड ट्रैक्टर्स, ओपन चीज में नहीं बैठना है, ठीक है। इफ इन एन ओपन एरिया, डू नॉट लाई ऑन अ ग्राउंड, इंस्टेड स्क्वाट लो विद योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड हेड बिटवीन द हैंड्स। देखिए, स्क्वाट पोजीशन में बैठना है, कभी भी ग्राउंड में ले डाउन नहीं कर देना है, क्योंकि आपकी बॉडी का चार्ज ग्राउंड में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। सो आपने वी कैन से स्क्वाट फॉर्मेशन में बैठना है, ठीक है। सो दिस विल मेक योर द स्मॉलेस्ट टारगेट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। सो ये कुछ प्रिकॉशंस बेटा आप ले सकते हैं इस टाइम पे, ओके। अब देखते हैं बेटा लाइटनिंग कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिससे लाइट प्रोड्यूस होती हो। So a lightning conductor is a device which is used to protect tall buildings। है कि lightning conductors use करते हैं हम, ताकि ये देखो, ताकि आपकी बिजली आपके घरों में ना चली जाए। So ये इस तरीके के lightning conductors होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। A lightning conductor is a device which is used to protect tall building against lightning during the thunderstorm। ये आपकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं थंडरस्टॉर्म से। So it works on the principle of conduction of electricity through metallic substance। यहाँ पे एक मेटल का सब्सटेंस होता है, इसकी हेल्प से हमको करंट नहीं लगता, हमारी बिल्डिंग सेफ रह पाती है, ठीक है। So it consists of a metal rod with a number of sharp spine। ये एक मेटल की रॉड होती है, आपने देखा होगा घरों में पहले लगी होती थी, है ना। तो it consists of a metal rod with a number of sharp spines fitted on the top of it. This rod is fixed along with the outside wall of a building with sharp spines pointed towards the sky above the building. The lower end of the metal rod is connected to a large size of metallic plate, usually made up of copper, which is buried deep into the earth to display any charge received। मतलब ये इसका काम क्या होगा, देखिए हमारे क्लाउड्स में मैंने आपको बताया ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये क्या चार्ज करेगा, ये जो चार्ज यहाँ से लेगा, ये ग्राउंड, सीधा ग्राउंड में ये चार्ज को पास कर देगा, आपके घर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये लाइटनिंग कंडक्टर्स लोग घरों के छतों पे लगाया करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लाइटनिंग कंडक्टर का क्या काम होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है बेटा अर्थक्वेक के बारे में। सो आई एम होपिंग सो लाइटनिंग आपने अच्छे से क्लियर कर लिया हो, थंडर क्लियर कर लिया हो। अब अर्थक्वेक देखते हैं। अर्थक्वेक तो सबको पता है, जब दो प्लेट्स आपस में आके टकराती है तो अर्थक्वेक आता है। सो एन अर्थक्वेक हैपेंस व्हेन द अर्थ क्रस्ट शेक।
अर्थ क्रस्ट जब शेक होती है तब अर्थक्वेक आता है. Okay, so an earthquake happens when the earth crust shakes. Earthquake are the shaking, rolling or sudden shocks of the earth's surface which last for a few seconds. ये earth की shaking होने को ही हम earthquake कहते हैं. Earthquakes are perhaps the most feared of natural disaster because unfortunately scientists cannot predict earthquake. The best time they have to do is to point out where the fault line are so that they can know where earthquakes are likely to occur. Several earthquakes have capacity to scar large cities and cause a heavy loss of life in 1 second. Earthquake की वजह से बहुत सारी life destroy हो सकती है, वो भी कुछ ही seconds में. ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है. Okay, my dear learners, now we will see layers of earth. We will study about the earthquake, किस तरीके से earthquake आता है. ठीक है, हमने earthquake and lightning cover कर दिया कि lightning क्या होती है. lightning में lightning आती है, thunder में we can hear the sound and lightning में we can see the light. Okay, तो ये चीज हमने क्लियर किया कि किस तरीके से lightning कंडक्टर होते हैं. हमारे lightning कंडक्टर ये होते हैं ना, जिस तरीके से जो चार्ज पार्टिकल्स को वो ऑन ग्राउंड कर देते, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, आपको कौन कौन सी चीजें का सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए लाइटनिंग के टाइम पे. ठीक है, फिर हमने क्या क्या चीजें देखी. लाइटनिंग एंड थंडर क्या होता है. लाइटनिंग किसको बोलेंगे कि जब सडन इलेक्ट्रिकल चार्ज हीट अप इन द एयर अप टू 30,000 डिग्री प्रोड्यूसेस ब्राइट ग्लो इज नोन एज लाइटनिंग. इसको लाइटनिंग कहते हैं. तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, कैसे चार्ज, कौन कौन से टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना. ये सब चीजें हमने कर ली है. अब हमने बेटा पढ़ना है लेयर्स ऑफ द अर्थ. हमारी अर्थ की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वी विल सी द लेयर्स ऑफ द अर्थ. सो अर्थ इज नियरली स्पेरिकल इन शेप. अर्थ की शेप क्या है बेटा माय डियर लर्नर्स, स्पेरिकल है. सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट स्मूथ. जो हमारा अर्थ का सर्फेस है ना बेटा, वो स्मूथ नहीं है. ठीक है, देयर आर माउंटेन्स, वैली, प्लेन्स, लेक्स, ओशन, थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो हमारी अर्थ पे ना बेटा बहुत अलग अलग वैरायटीज की चीजें हैं. माउंटेन्स है, कहीं वैलीज है, कहीं प्लेन्स है, बहुत कुछ है. So it has many ups and downs. So हमारे यहाँ पे बहुत सारे ups and downs हैं. मतलब हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो बिल्कुल इवन नहीं है, वो बहुत सारे वेरिएशंस है इसमें. So these ups and downs are very small as compared to the size of the earth. ये जो ups and downs ना बहुत छोटे as compared to size of earth, क्योंकि अर्थ का size is so huge, so big. Okay, so as a result, despite these ups and downs, the earth appears smooth and spherical. So earth कैसा दिखता है बेटा हमको, smooth and spherical. इतने सारे वेरिएशन होने के बावजूद भी हमें अर्थ का सरफेस दिखता है इस तरीके सा, है ना, एकदम स्मूथ. अगर हम नॉर्मल अर्थ की फोटो बनाते हैं या हम गूगल पे फोटो देखते हैं अर्थ की, वो बिल्कुल स्मूथ सा, प्यारा सा लगता है ना. सो इट इज बिलीव दैट प्रिमिटिव अर्थ मेल्ट्स विदिन 800 million years of its formation. The molten mass of the earth then begin to reorganize itself under the influence of gravity. So the heavier material sag deeper to form the core. देखिए जो heavier matter है, जो heavy चीजें जिनका weight ज्यादा है, वो core अंदर deep में core में जाके deposit हो जाते हैं. And the lighter material floated upward to form the crust. देखिए हमारे अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं. सबसे ऊपर होती है बेटा क्रस्ट, उसके बाद मेंटल एंड सबसे बीच में कोर होती है. तो कोर में जो हेवी मेटल्स होते हैं वो कोर में आ जाते हैं, और जो लाइट मेटल्स होते हैं वो आपकी क्रस्ट में रहते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये आप देख पा रहे हो कि क्रस्ट है बेटा, ये इसके बाद मेंटल, ये कोर और ये इनर कोर. कोर की भी इनर कोर होती है, जैसे क्रस्ट भी ना, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, मेंटल भी इनर मेंटल, आउटर मेंटल, कोर भी इनर कोर, आउटर कोर, इस तरीके से डिवाइड किया है. बट आपको इनर आउटर ना भी पता हो तो 3 ये लेयर्स पता होनी चाहिए. सबसे ऊपर बेटा क्रस्ट होती है, उसके नीचे वी कैन से मेंटल, एंड सबसे अंदर हमारी अर्थ की वो होती है कोर. सो दिस इज क्रस्ट, मेंटल, कोर. ओके, सो द मटेरियल ऑफ द इमीडिएट डेंसिटी फॉर्म द मिडिल लेयर नोन एज मेंटल. जो आपकी क्रस्ट एंड कोर की जो बीच की लेयर है बेटा, उसको मेंटल कहते हैं. So earthquake occur due to the disturbance deep inside the crust. जो earthquake आते हैं ना बेटा,
क्या आते हैं बेटा? अर्थक्वेक, जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ कि अर्थक्वेक कैसे आते हैं। सो जो अर्थक्वेक आते हैं ना बेटा, वो आपकी क्रस्ट रीजन में आते हैं। So earthquake occur due to the disturbance deep inside the crust. So crust में, crust जो मीन जो आपकी upper layer है, उसमें disturbance होता है, इसकी वजह से we can feel the earthquake. So let's see earthquake कैसे आता है, कौन कौन सी waves होती हैं, कितना destruction earthquake करता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं some important terms related to earthquake. कुछ important terms देखते हैं बेटा earthquake से related, कौन कौन सी important terms हैं। सबसे पहले बेटा सिस्मिक फोकस। अब ये फोकस क्या है, आप इस पिक्चर में देखिए, आप ये हमारा ऊपर का मतलब वी कैन से हमारा रीजन है ना। अब यहाँ जो जमीन के नीचे जहां अर्थक्वेक आया है, दिस इज फोकस, जमीन के नीचे वाला पॉइंट। कैन यू सी दिस थिंग? ठीक है, तो ये फोकस है। तो द सिस्मिक फोकस इज द पॉइंट एट विच द अर्थक्वेक ओरिजिनेट। तो जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है बेटा, वो ही है फोकस पॉइंट। इट इज द प्लेस वेयर रॉक्स मूव्स और ब्रेक एंड इट यूजुअली डीप अंडरग्राउंड। तो ये ज्यादातर ये वाला पॉइंट रहता है अंदर, जमीन के अंदर रहता है ये पॉइंट, दैट इज फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। ये जमीन के नीचे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एपीसेंटर। कौन सा पॉइंट है बेटा? एपीसेंटर। फोकस तो समझ गए, सबसे नीचे जो अर्थ के बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है वो फोकस है हमारा। अब एपीसेंटर क्या है? फोकस से जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड हुआ, जो जमीन के नीचे वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड होता है, वो फोकस होता है। फोकस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन अगर हम जमीन पे खींचे, वो जो लाइन जहां पे जमीन पे मिलती है, वो होता है एपीसेंटर। So the epicenter is a place on the surface of the earth directly above the focus. तो फोकस से बिल्कुल, जैसे फोकस यहाँ है तो आपका एपीसेंटर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऊपर की साइड होगा, ये होगा हमारा एपीसेंटर। So the epicenter is a place on the surface of the earth directly above the focus. तो फोकस के बिल्कुल ऊपर हमारा एपीसेंटर होता है। So the intensity of the earthquake is greater than the epicenter. ये समझ रहे हो ना? इंटेंसिटी अर्थक्वेक की, the intensity of the earthquake is greater at the epicenter. So epicenter में ही उसकी इंटेंसिटी we can feel, है ना, क्योंकि फोकस से तो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ। फील हमें एपीसेंटर के एरिया, जो भी एपीसेंटर के पास में जितने भी एरियाज होते, जो भी जगहें होती, वहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का वी कैन फील द अर्थक्वेक मोर, ठीक है। सो एपीसेंटर वाले एरिया में हम अर्थक्वेक को सबसे ज्यादा फील करते हैं। तो ये है बेटा एपीसेंटर। समझ गए? फोकस तो ओरिजिन पॉइंट हो गया अर्थक्वेक का, वो अंडरग्राउंड होता है जहां से, क्योंकि अर्थक्वेक जमीन के नीचे ही प्लेट्स के टकराने से अर्थक्वेक आता है, तो वो अंडरग्राउंड, वो फोकस पॉइंट हो गया। फोकस का अगर हम परपेंडिकुलर जमीन पे खींचे तो जहां पे वो आता है वो है एपीसेंटर। एपीसेंटर में जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो फोकस एंड एपीसेंटर इज क्लियर, ओके। नाउ वी विल सी फोकल डेप्थ क्या होती है। What do you understand by focal depth? ठीक है, so the focal depth of an earthquake is the depth of the seismic focus below the earth surface. मतलब ये आप समझ लीजिए डिफरेंस बिटवीन, जो जितनी दूरी आपकी एपीसेंटर एंड फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, वही हमारी फोकल डेप्थ है। क्या है बेटा वो? फोकल डेप्थ। अगर कोई अब आपके अर्थक्वेक में फोकस मतलब उसका ओरिजिन पॉइंट, और एपीसेंटर मींस जो फ्रॉम फोकस इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर वी कैन फाइंड द एपीसेंटर पॉइंट, ओके। सो द अर्थक्वेक हैविंग फोकल डेप्थ up to 60 to 70 kilometer are classified as shadow. Those depth is 70 to 300 meters are immediate and those with depth more than 700 meters are deep. तो ये कुछ आप कैटेगराइजेशन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं फोकस, एपिसेंटर एंड फोकल डेप्थ के बारे में। अब कुछ सिस्मिक वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक आता है तो कुछ वेव्स तो निकलती होगी, तो वो क्या है? So the waves generated in the lithosphere due to the sudden movement in a part of earth crust known as seismic wave, और जिसको हम शॉक वेव भी कहते हैं। जब अर्थक्वेक आने से जो वेव्स ओरिजिनेटेड होती है बेटा, उसी को हम सिस्मिक वेव या फिर हम शॉक वेव कहते हैं। तो ये सिस्मिक वेव क्लियर हुआ आपको? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ओके, आगे बेटा देखते हैं हम सिस्मोग्राफ क्या है। कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ। तो ये क्या होता है? Okay, so
सिस्मोग्राफ में हम क्या मेजर करते हैं अर्थक्वेक का? सो द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर। जो वी कैन से जो इंटेंसिटी बताए सिस्मिक वेव्स की, जो वेव्स की इंटेंसिटी को ग्राफ कर दे, वो है सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स जनरेटेड इन द अर्थक्वेक, इंटेंसिटी बताती है सिस्मिक वेव्स की, वो हमारी सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर होता है। द ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अगर ग्राफ में आप उसको वी कैन से रिकॉर्ड करें ग्राफ के फॉर्म में, ये वाला ग्राफ के फॉर्म में, तो ये सिस्मोग्राफ हो गया। सिस्मिक वेव को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सिस्मिक ग्राफ, सिस्मिक ग्राफ। दिस मच इज क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए, इंटेंसिटी वेव्स की बताता है सिस्मोग्राफ। दैट मच इज क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी रिचर स्केल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिचर स्केल? रिचर स्केल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है इस तरीके से कि अर्थक्वेक 1 से मेजर करना हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो उसकी मैग्नीट्यूड बताता है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, उतना ज्यादा तबाही, उतने ज्यादा वी कैन से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो मैग्नीट्यूड बताने का काम हो गया आपका रिचर स्केल का, और इंटेंसिटी बताने का काम हो गया आपका सिस्मोग्राफ का। तो रिचर स्केल, सिस्मोग्राफ दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अर्थक्वेक के लिए यूज किए जाते हैं टू मेजर मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ओके, क्लियर? ओके, अब यहां फिलिप्स भी दे रखे बीच बीच में। एन ऑब्जेक्ट विच एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है, क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप बताओ क्या है? एंड फिल इन द ब्लैंक इज डिवाइस टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी डिवाइस से? अभी हमने पढ़ा है, कौन सी डिवाइस से हम मेजर करते हैं बताओ? लाउड साउंड जो प्रोड्यूस होती है थंडर के टाइम पे, कौन सी साउंड थी? अब क्या होता है, अर्थ क्रस्ट शेक होता है, उसको क्या कहते हैं? फोकस से बिल्कुल डायरेक्टली जो ऊपर पॉइंट होता है वो क्या होता है? ये सब अभी डिस्कस किए। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर चाहिए, जल्दी बताइए, बता देंगे? ओके, दैट ग्रेट। अब देखते हैं बेटा, व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का क्या कॉज होता है? सबसे पहले अर्थक्वेक में कॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजंस रहते हैं अर्थक्वेक के? लेट्स सी। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। मूवमेंट्स ऑफ किसके? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थक्वेक आता है। मतलब जो प्लेट्स आती है आपस में टकराएगी, सो मूवमेंट होगा उनके बीच में, दिस इज नोन एज मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। So the outermost layer known as earth crust is divided into 7 major tectonic plates। ये तो आपको पता है, हमारी अर्थ बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स में, मेजर जो प्लेट्स है हमारी अर्थ की, वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है। So the outermost layer known as the earth crust is divided into 7 major tectonic plates and several small plates। So जो हमारी अर्थ की, जो हमने सबसे फर्स्ट लेयर पढ़ी थी क्रस्ट, वो बहुत सारी मेजर एंड माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। So the plates are floating on the melted core of the earth, thus they are in constant motion। So इसलिए ना ये plates motion में चलती फिरती रहती है, चाहे वो minor या major plates हो। These plates shift slightly each day, and as they shift, they grid against each other. The gridding build up pressure and cause the rocks to come under the high stress. It is just like when you press the pencil from the both side, it breaks because it tremendous stress to bear due to the force applied from the both side। अगर दोनों साइड से आपने एकदम जोर से लगाया तो वो टूटती है, ठीक है? तो इसी तरीके से अर्थ क्रस्ट में जब भी वी कैन से दो प्लेट्स के बीच में इस तरीके का फोर्स लगती है, तो या वो टूटेगी या शेक होगी, है ना? सिमिलरली व्हेन द टू प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, अगर दोनों प्लेट्स में आप स्ट्रेस देंगे, दे रिलीज एनर्जी। वो क्या रिलीज करेगी बेटा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करती है, इट्स नोन एज सिस्मिक वेव्स। फिर उसमें से वेव्स निकलती है, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में एनर्जी रिलीज हुई, इससे सिस्मिक वी कैन से सिस्मिक वेव्स रिलीज होती है। These सिस्मिक वेव आर एक्सपीरियंस एज अर्थक्वेक। सो यही वेव्स हमें एक्सपीरियंस कराती है बेटा कि अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। The cracks
which occur when the movement of the plates are known as faults. जो cracks develop हो जाते हैं earthquake आने के time पे, it's known as faults. Sometimes the faults are so big that they can swallow a whole building. ठीक है, as we know that earthquake are caused by the movement of plates, so the edges of the plates are very weak zone. जो edges होती है ना हमारी प्लेट की, वो बहुत weak zone होते हैं, ठीक है, एंड आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक. सो जो हमारे एजेस होते हैं प्लेट्स के, वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है. सो वी कैन कॉल द वीक जोन आर नोन एज सिस्मिक और फॉल्ट जोन. ये इंपॉर्टेंट है. जो वीक जोन है जहां पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो कौन से जोन होते हैं बेटा? उसको हम सिस्मिक या फिर फॉल्ट जोन कहते हैं. इंपॉर्टेंट चीजें ये, ठीक है. कोस्टल एरियाज नियर द फॉल्ट जोन आर मोर susceptible to earthquake. In India, various places are near the fault zone. These places are western and central Himalayan, Kashmir, northern eastern area, Rajasthan, Indo-Gangetic plains. If the places which comes under the earthquake zone or fault zone have not experienced earthquake for a long time, this means that the stress is accumulating and finally release the stress of earthquake will happen. मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में ना स्ट्रेस रिलीज होता है. फिर स्ट्रेस होता है तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स. ठीक है, दैट मच इज क्लियर. ओके, अब देखते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. क्या रहता है मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का? ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्मिक वेव्स. तो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का कैसे मेजर करते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स के एम्पलीट्यूड पे. द रिचर स्केल इज द बेस्ट नोन स्केल फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. तो आपने अभी ही पढ़ा है मैग्नीट्यूड अगर अर्थक्वेक का मेजर करना है तो हमें रिचर स्केल की जरूरत पड़ती है. द स्केल गिव्स अ मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड एट द अर्थ फोकस. ये हमें बताता है कि जो फोकस पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, जिसको हम पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6. जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की. तो द रिचर स्केल वाज डिराइव्ड बाय चार्ल्स रिचर. ऑफ कोर्स रिचर स्केल उसी के नाम पे पढ़ा ही है, ठीक है. सो द रेंजेस ऑफ रिचर स्केल इज फ्रॉम 0 to 10. इसका स्केल का रेंज होता है बेटा 0 से 10 का. Let us discuss the magnitude of earthquake in a richer scale as its impact. देखिए अब यहाँ पे ना उसके स्केल के हिसाब से इम्पैक्ट लिखा है कि अगर 0 से लेके 2.9 के बीच में आएगा तो ये माइल्ड अर्थक्वेक होता है. इससे डू नॉट कॉज एनी डैमेज. इतनी इंटेंसिटी का, इतनी मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो कोई इतना खास डैमेज नहीं होता है. बट अगर वो 3.5 से लेके 5 तक है तो वो मॉडरेट अर्थक्वेक होता है. So felt by the indoors windows may breaks, things may fall off from the shelf. तो यहाँ पे ना आपकी चीजें गिरने लग जाती है इसमें. तो ये मॉडरेट लेवल का है, ना ज्यादा है ना कम है. ये मॉडरेट हो गया 5 तक का. बट 5 से ज्यादा है, 5.6 से लेके 7 तक का होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है. सो दे कॉज स्लाइट डैमेज बिल्डिंग एंड कैन कॉज मेजर डैमेज टू पार्शली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, थिंग्स फॉलन ऑफ फ्रॉम द शेल्फ. ये बिल्डिंग्स तोड़ सकती है, चीजें सामान गिर सकता है इससे. तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल का है. अब देखिए अगर 7 से लेके 7.9 तक आया, ये तो वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है. सो वेरी वेल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉय. इसमें कितनी भी अच्छी बिल्डिंग्स होगी ना वो भी गिर जाएगी. तो क्योंकि ये वेरी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है. और सोचो अगर वो 8 से लेके 8.10 के बीच में है तो डिजास्टर हो गया. मोस्ट स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स एंड रेलवे ट्रैक डिस्ट्रॉय. मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर तो. अगर 8 से 10 तक के बीच में अर्थक्वेक आ गया तब कुछ नहीं बचने वाला. इंसान से लेके, गाड़ियों से लेके, बिल्डिंग से लेके, चाहे कितनी भी महंगी सी महंगी बिल्डिंग हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा. तो ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड्स होते हैं जो रिचर स्केल बताता है. हमेशा अर्थक्वेक आने के बाद वो बताता है कि इतने ही मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है. ठीक है, अब देखते हैं डैमेज इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक आने से कौन कौन से डैमेज इफेक्ट्स होते हैं बेटा? सो द डैमेज इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक एज फॉलो. ये सारे के सारे डैमेज होते हैं. लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले मैन मेड स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग, रेलवेज, ट्रैक्स, रोड, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, डैम्स एक्सेट्रा गेट सिवियरली डैमेज्ड इन अर्थक्वेक. यहाँ पे बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स वगैरह सब कुछ डैमेज हो जाते हैं. पीपल कैन गेट trapped inside the collapsed structure and may die. कभी अर्थक्वेक आता है ना तो बिल्डिंग्स के नीचे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है.
नेक्स्ट है फायर ऑफन ब्रेक आउट फॉलोइंग अर्थक्वेक विच कैन बी कॉज बाय स्पार्किंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट। फायर भी लग जाती है क्योंकि शॉक सर्किट हो जाता है। तो नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर पाइप्स यूजुअली रप्ट टोटली डिस्टर्बिंग म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। पानी का पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता है, फायर लग जा रही है ना, आपको वीकेंड से बिल्डिंग कोलैप्स हो जा रही है। फोर्थ है ट्रिमरस इन हिली एरियाज एंड माउंटेन कॉज लैंडस्लाइड विच कैन कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और लैंडस्लाइड हो जाती है हिली एरियाज में तो अर्थक्वेक आने के टाइम, जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट, सीवरेज सिस्टम्स कैन बर्स्ट ओपन रिलीजिंग सीवरेज वाटर देन कॉज एपिडेमिक। तो सीवरेज सिस्टम एकदम बर्स्ट हो जाता है इस टाइम पे, ठीक है। देन है अर्थक्वेक कैन चेंज द कोर्स ऑफ रिवर एंड कॉज फ्लड, फ्लड वगैरह भी आ जाते हैं, है ना। एंड लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम्स कम टू सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक पोल्स गेट अपरोडेड, मोबाइल फोन्स एंड टीवी टावर कोलैप्स। क्योंकि तब कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो आपके पोल्स लगे होते हैं मोबाइल फोन टीवी के, वो सब उड़ जाते हैं। सो मतलब आपके टीवी नहीं आएगा, आपका पानी नहीं आएगा, फायर लग जाएगी, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा अर्थक्वेक आने के बाद, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट। अब अर्थक्वेक आने से पहले आप लोगों को ट्रेनिंग भी पता होनी चाहिए कि एकदम से, और आप लोग भी कर सकते हो कि एकदम से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। एकदम से आपके घर में फॉर एग्जाम्पल एकदम से अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स, लेट्स सी। इट इज एसेंशियल फॉर द पब्लिक इन जनरल टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर। हम सबको डिजास्टर से के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, ठीक है। सो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड दस बीन कंडक्टेड थ्रू वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसी फॉर अचीविंग दिस गोल। तो आजकल के टाइम पे इस अवेयरनेस को लोग लेके आ रहे हैं कि कभी ऐसा हो तो आप लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन पहले से लेने चाहिए। सो ऑल एस्पेक्ट ऑफ अर्थक्वेक मैनेजमेंट नीडेड टू बी कवर्ड इन सच प्रोग्राम। सो यहाँ ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं ताकि वहां पे पहले से बताया जाता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आई तो आप लोगों ने कैसे डील करना है इससे, ठीक है। सो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। सो इवन स्कूल शुड हैव बीन कंपल्सरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर teaching children how to act in case of an earthquake। यहाँ पे बच्चों को, टीचर्स को भी बताया जाता है कि स्कूल्स में कभी ऐसे अर्थक्वेक आ जाए तो आप लोगों ने कैसे रिस्पॉन्स करना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं इसके लेके। उसके बाद द एम ऑफ ऑल सच प्रोग्राम इज टू हैव इन्फॉर्म एंड अलर्ट सिटीजन्स। ये प्रोग्राम्स को चलाने का बेटा एक ही पर्पस है, ताकि लोग अवेयर हुए इससे, ठीक है। लोग पहले से प्रिकॉशन लेके रखे, लोगों को पता हो कि कभी ऐसी सिचुएशन आए, डोंट पैनिक फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आ सकता है बेटा, ठीक है। तो आपको उसको डील करना आना चाहिए उससे, ठीक है। अब पढ़ते हैं डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। क्या चीजें अर्थक्वेक के टाइम पे आपने करनी चाहिए और क्या चीजें आपने नहीं करनी चाहिए। सो इफ यू हैव लिव इन अ हाई रिस्क जोन यू मस्ट ऑलवेज कीप अ किट रेडी विद टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरीज, फर्स्ट एड मटेरियल, वाटर एक्सेट्रा ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने से पहले आप लोगों ने अपने पास जो भी एसेंशियल चीजें हैं उसको अपने पास रखना है, जैसे पानी की बोतल, फर्स्ट एड होना चाहिए आपके पास, टॉर्च होनी चाहिए, ये सब चीजें, ठीक है। और क्या चीजों का ध्यान रखना है, स्टे अवे फ्रॉम विंडोज और हैंगिंग ऑब्जेक्ट लाइक मिरर, वॉल हैंगिंग। जो भी ऐसे हैंगिंग वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे दूर रहिए, स्पेशली मिरर की कोई ऐसी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, है ना, ऐसी जगहों से दूर रहिए। इफ इंडोर टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। अगर आप घर के अंदर है तो आप कोई ऐसी भारी चीज का शेल्टर लीजिए। इफ इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप पे गिरेगा तो आपका, वी कैन से, आप पूरी तरीके से तो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते, बट कुछ डैमेज, कुछ तो प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है। नेक्स्ट, इफ इन अ बेड स्टे देयर एंड कवर योर हेड विद अ पिलो। तो आप पिलो से अपना हेड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में, वैसे तो सभी ऑर्गन, सभी सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट आपका हेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्शन सबसे पहले चाहिए। नेक्स्ट, इफ आउटडोर फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइंस एंड ड्रॉप डाउन। मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, पेड़ है, बिल्डिंग्स है, उनसे दूर ओपन ग्राउंड में आप रहिए, ठीक है, अगर आप इंडोर नहीं है तो, ठीक है। लिसन टू द रेडियो इफ पॉसिबल फॉर एनी इंस्ट्रक्शन और माइट फॉलो देम अर्थक्वेक। मतलब इंस्ट्रक्शंस आप सुन सकते हो टीवीज में, रेडियोज में, आजकल तो इंटरनेट आ गए, वो आपको
पहले से अवेयर कर देते हैं कि ये जगहों को आप थोड़ा सा मतलब इस तरीके की चीजें आप पहले से अवेयर रहेंगे, ठीक है। सो द बिल्डिंग in an earthquake prone areas must be designed to withstand major tremors. The building should have their foundations on solid rock. आजकल बेटा बिल्डिंग्स पे इसलिए बहुत वर्क किया जाता है क्योंकि ऐसे अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। सो गुड क्वालिटी मटेरियल शुड बी यूज इन कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए, आपको जब भी आप बिल्डिंग्स बनाए उसमें मटेरियल्स बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी होना चाहिए। So qualified architecture and structure engineer should be consulted to make the structure quake proof. आपका बिल्डिंग्स इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अर्थक्वेक आए चाहे कुछ भी आए आपकी बिल्डिंग को कुछ ना हो। Stores things like china wares or other breakable items in the lower shelf. आप ये कर सकते हैं, लोअर शेल्फ में ऐसी चीजें, कांच वांच की चीजें आप रखिए, ठीक है। Fix tall furnitures into a wall in a manner that it allow the furniture independent movement, reducing strain on the wall. Fires may be break out during the bursting of the gas pipelines or short circuit, so it is necessary to have fire fighting equipment if it is easy to approach, place in the working order. In spite of all the technology advancements, men still have no control over the disaster forces of nature. Through natural disaster like cyclone, it can be predictive in advance. Earthquake cannot be predicted in advance. देखिए, earthquake को पहले से एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे फ्लड वगैरह तो तब भी प्रिडिक्ट हो जाती है, आजकल वेदर सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, तो आपको पहले बता देगा कि अब एक्सट्रीम रेन के चांसेस है, आप लोग घर पे रहिए, रेड अलर्ट दिखा देता है। बट earthquake को पहली वार्निंग भी नहीं दे सकते हम, है ना, क्योंकि वो तो इंस्टेंट होता है, सडन होता है एकदम से। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने सारे के सारे नेचुरल फिनोमेना, थंडरिंग, लाइटनिंग, अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे बचें, क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ा। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू डू सम, क्या करते हैं हम इसके बाद बताओ, क्वेश्चन आंसर्स। बिल्कुल सही, चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं फिर। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, चार्ज आर ऑफ, चार्ज और कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, लाइक चार्जेस फिल इन द ब्लैंक ईच अदर। लाइक है, अगर वो प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे अपने आप को, दूर जाएंगे, ठीक है। अनलाइक चार्ज, अगर वो एक प्लस है एक माइनस है तो वो अट्रैक्ट करता है, नहीं तो लाइक है तो वो रिपेल करेगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ चार्ज वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, बेंजामिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ट्रीज गेट बर्न ड्यू टू, ट्रीज बर्न हो जाते हैं लाइटनिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज इनटू विद अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कौन चार्ज हो जाता है, ऑफकोर्स मेटल की चीजें, ठीक है, वो चार्ज हो जाती है जैसी हम उसमें वी कैन से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो नेक्स्ट है बेटा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, दैट इज सिस्मोग्राफ। अगर मैग्नीट्यूड लिखा होता तो रिचर स्केल, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, एयर यूजुअली डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू इट, इट इज एन, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो रहा तो बताओ वो क्या चीज होगी, इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा, इंसुलेटर, वेरी गुड। नेक्स्ट है, two charged bodies fill in the blank each other if they are made up of same material and are charged in the similar manner. Same charge body, अगर same charge body है तो सबसे पहले वो क्या करेगी, रिपेल करेगी each other को। अगर वो same charge body है तो वो अपने आप को क्या करती है, हमने पढ़ा है, रिपेल करती है। Next, repulsion between two bodies always implies that the both the charge are like. रिपेल तभी होता है जब like charge होता है, दोनों पे लाइक चार्ज होगा तभी वो बॉडी रिपेल होगी, दूर जाएगी। नेक्स्ट, लाइटनिंग ऑकर व्हेन अ लार्ज क्वालिटी ऑफ चार्ज गेट फिल इन द ब्लैंक टू द ग्राउंड थ्रू नैरो पाथ इन द एयर। कौन सा होता है वो ग्राउंड, किसको बोलते हैं, वी कैन से क्वालिटी चार्ज गेट दिस चार्ज टू द ग्राउंड, डिस्चार्ज कर दिया जाता है ग्राउंड में ताकि उस बिल्डिंग पे कुछ इफेक्ट ना हो। मैंने बताए थे ना, लाइटनिंग पोल्स, लाइटनिंग रॉड्स लगा दिया जाते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर जिसकी वजह से वो चार्ज ग्राउंड में चले जाता है। नेक्स्ट, द डिवाइस विच
यही क्वेश्चन आ गया। द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग इज नोन एज लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग वी कैन से इंसुलेटर। हमने पढ़ा था, ये देखिए यहां लिखा है, ये देखो किस किस को याद था, हमने ये चीज पढ़ी, देखा, लाइटनिंग कंडक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है, जो आपकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। दैट मच इज क्लियर, ओके। नाउ वी विल सी सम ट्रू एंड फॉल्स। अ बैलून रब विद द वूल, बैलून को रब किया वूल के साथ, विल रिपेल ईच अदर बैलून दैट डू नॉट रब। जो रब किया है और एक जो रब है उसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो वी विल से फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, अ नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट कंटेन ओनली इलेक्ट्रॉन नो प्रोटॉन, नो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेस विद द अर्थ सरफेस वेयर एन अर्थक्वेक ऑकर इज नोन एज ओरिजिन, बिल्कुल सही, जहां अर्थक्वेक आता है उस पॉइंट को ओरिजिन या फिर हम फोकस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, सुनामी ऑलवेज फॉलोड बाय अर्थक्वेक, इट इज ऑल्सो ट्रू, सुनामी आती है अर्थक्वेक के बाद, बिल्कुल। नेक्स्ट, सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के लिए इजी होने वाले हैं। सबसे पहले बताइए, when is a body said to be charged? चार्ज कब होगा? जब वी कैन से उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय थंडर? थंडर मीन्स अ बर्स्ट ऑफ साउंड, इट हैपन व्हेन द लाइटिंग, फर्स्ट द लाइटनिंग कम देन इट द थंडर विल कम, ओके। अर्थक्वेक क्या है? शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। नेक्स्ट, डिफाइन फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द एपिसेंटर टू द focus is known as focal depth. Next, what are the some of earthquake prone states in India? Mostly the coastal states of India are very prone to the earthquake. Is there seismic zone? Does the place where you stay, हम लोग जैसे, वो तो अब डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, वहां पे earthquake आता है या नहीं आता है ज्यादा, ठीक है। तो earthquake prone areas ऐसे एरियाज होते हैं, मोस्टली कोस्टल एरिया या हिली एरिया, जहां पे earthquake ज्यादा आता है। नेक्स्ट, crackling sound is heard while taking off your sweater in winters. It's just because of charged particle. आता है ना एकदम आपको, we can say जब आप स्वेटर उतारते हो सर्दियों में तो आपको लगता है इलेक्ट्रिक चार्ज आपके बॉडी में पास हो गया, due to the charged particle that is present in it. Okay. Next, Richter scale is not linear. It is not linear, ठीक है, क्योंकि उसमें different variations आते रहते हैं, so it's not a linear. Okay. Next, an earthquake measure 2 on the Richter scale. What will be recorded on seismograph? किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं आपको मैंने बताया था। रिचर स्केल में आपकी 1 से लेके 9 तक हमने डिफरेंशिएशन किया था कि क्या होता है मिडिल में, आपका मॉडरेट अर्थक्वेक क्या होता है, फिर आपका एक्सट्रीम लेवल का अर्थक्वेक क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस की थी। तो ये लेवल अगर 2 तक का आया है तो वी कैन से बिल्कुल ही कम आया है, इसमें कोई भी आपको डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ भी आपका चीज खराब नहीं होगी, ठीक है। अब लिखा है व्हाट आर द प्रिकॉशन टेकन अगेंस्ट द लाइटनिंग। देखिए लाइटनिंग के चलते हमने प्रिकॉशन सारे पढ़े थे कि आपको घर के अंदर रहना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज नहीं करना, वाटर को यूज नहीं करना, टीवी, मोबाइल फोन, किसी भी चीज को यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर इज अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द focus, and focus is the origin of the point where the earthquake originated is known as focus. Magnitude is measured by the Richter scale, and Richter scale that measures the magnitude of the earthquake is known as Richter scale. Okay. What should you do during earthquake? Earthquake के time पे आपको क्या करना चाहिए? Firstly, keep inside. Don't use electric appliances. If you are indoor, sit under the hard objects such as table or something like that. Cover your head or something. Okay. What are the precautions should be taken to reduce the damage caused by earthquake? आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? यही चीजें लेनी चाहिए कि आप घर पे रहिए, बाहर है तो किसी भी बड़ी बिल्डिंग्स, पोल्स, इन सब से दूर रहिए, ओपन प्लेस में रहिए, ठीक है। डिफाइन अर्थिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए अर्थिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट्स प्रोटेक्ट योर बिल्डिंग, इट्स प्रोटेक्ट यू टू गेट लाइटनिंग, ओके। सो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसको बिल्डिंग्स में लगाते हैं। नेक्स्ट है what will happen in a plastic comb that you have rubbed with your hairs and brought near pieces of the paper. अब देखिए ये वही वाला कॉम वाला एग्जांपल आ गया। अब वो कॉम को आपने रब किया और फिर आप देखोगे पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल ऑफ इट। अब उसमें चार्ज कैरी हो गया जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ओके। नेक्स्ट है मेंशन द फैक्टर ऑन विच द डैमेज इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड।
किन चीजों पे अर्थक्वेक का डैमेज डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, मैग्नीट्यूड पे। ये दोनों चीजों पे अर्थक्वेक का डिस्ट्रक्शन या डैमेज इफेक्ट हम ऑब्जर्व या सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था टोटल का पूरा हमने डिस्कस किया। आई एम होपिंग सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गिव मी द आउटपुट ऑल्सो कि यस मैम, दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर फ्रॉम माई साइड। Okay, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.